हेलो हेलो एवरीवन। आई एम आदिल सर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और ये जो हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है उसमें क्लास 12th में हम लोग जो है ये छठा लेक्चर ले रहे हैं सेकंड चैप्टर का। ठीक है, सेकंड चैप्टर का ये छठवां लेक्चर है और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पीछे की जो जो बातें हमने आपको बताई आपको याद होगा और आप उसे देख चुके होंगे वीडियो। तो अब हम आगे की बात करें तो हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किसी कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर आएगा, इसी बारे में आपको ये वीडियो है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी कंडक्टर के अंदर आपका जो आप जब उसे रखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये आपका एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और इस पॉजिटिव प्लेट के इधर आपका जो है वो निगेटिव प्लेट है और इसमें आपने एक कंडक्टर को रख दिया। ठीक है, अच्छा, इस कंडक्टर के नहीं है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, जिधर आप टेस्ट चार्ज भागेगा। तो अगर आप यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो किधर भागेगा? इधर से इधर। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसे हम एक्सटर्नल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे बोर्ड पर राइट से लेफ्ट की ओर है। अब अगर आपने कंडक्टर का पीस रख दिया, ये आपका एक कंडक्टर है, तो आपको तो पता है कंडक्टर के अंदर खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को जो आप कंडक्टर के अंदर है, आप खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को के ऊपर फोर्स लगेगा, वो किधर की ओर भागेंगे? तो पॉजिटिव जो आपके प्लेट है ये इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड आपके क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखो, जैसा कि एक सॉलिड कंडक्टर है तो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो एक्चुअली में होता तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बनते। लेकिन फिर भी सारे इलेक्ट्रॉन के एक तरफ चले जाने से यहां पर जो इस सरफेस पे जो बिहेवियर आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है। यानी आपने जो कंडक्टर का टुकड़ा रखा, एक तरफ नेगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव आ गया। अब सवाल ये उठता है कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो पहला हम ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया? अगर उसे हम क्या करें, हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो एक्चुअली में होगा क्या कि जब आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना? ये सोचिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इधर की ओर भागेगा और इसे हम नाम दे रहे हैं क्या? इंटरनल। कौन सा? इंटरनल। यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक जो पहले से थी उसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जो हमारे कंडक्टर में को यहां रखने से अंदर आई उसे हम बोल रहे हैं क्या? आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सिचुएशन में होता क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में। क्या चीज? मैग्नीट्यूड में वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? बराबर होगा। अब मैग्नीट्यूड में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है तो डायरेक्शन तो एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। यानी किसी कंडक्टर के टुकड़े को अगर आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो उसपे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आएगा वो क्या आएगा? 0। यानी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली बात है जो मैं आपको बताया। ठीक है, दूसरा इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है हम लोग को, बिहेवियर पढ़ना है। तो पहला बिहेवियर ये था, जैसे आप देख के लिख भी लेंगे अपने, आपके नोट्स में होगा, ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं। दूसरा ये है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, यानी अगर आप ये मान लीजिए, अगर आप जो भी ये टुकड़ा लिए हैं, स्फेयर ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या मान लीजिए? स्फेयर, और इस पर आपने चार्ज दिया, इस पर आपने क्या किया? चार्ज दिया। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया,
बाहर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी आप ऐसे ये नहीं, ये इस तरह का सिचुएशन नहीं सोच सकते। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो किसी भी आपके कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिरेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कैसी होगी, आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक दफा आया था कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां एक कंडक्टर का स्लैब है, तो आपको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी थी। तो जरा सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता, कैसे, जैसा आप सोच रहे हैं, पहले मैं आप वाला कर दूं। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलता है तो हम निकाल दिया ऐसे, और हमने ये फिगर बना दिया। तो ये फिगर क्या सही है, नहीं, ये फिगर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इलेक्ट्रिक, आपने ये जरूर सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर क्यों निकलता है, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा, और ये नॉर्मल नहीं है। तो जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था उसका आंसर ये आप देते तो क्या होता, गलत होता। आंसर क्या था उसका, आंसर ये था कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, जब यहां आइए तो क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर गिरती है किसी भी क्या, कंडक्टर के ऊपर। ये आपकी जो है दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, याद रखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी बहुत नॉर्मल से है, आप अपने से भी पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी है, बहुत इजी है, और साइड बुक से एसएलओरा में भी देखोगे तो वहां बहुत अच्छे से इजी दिया गया है। तीसरा बता रहा हूं, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। अगर आपको याद हो तो आपने जो पहला चैप्टर पढ़े हैं और दूसरा चैप्टर पढ़े हैं, तो पहले चैप्टर में एक स्फीयर की वजह से, थिन स्फीयर था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा। एक आउटसाइड था, एक सरफेस पे था, एक इनसाइड था। तो इनसाइड वैल्यू क्या आई थी, जीरो। जबकि पोटेंशियल जो था वो इनसाइड जीरो नहीं आया था, वो पोटेंशियल जो था इनसाइड वो उतना ही आया था जितना कि आपके सरफेस पे था। तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता अंदर, वो कांस्टेंट होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती है, जीरो होती है। एक और प्रॉपर्टी आपको बता दूं इसके अलावा, कि किसी भी चार्ज को, किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो वो उसके अंदर नहीं जाता, उसके सरफेस पे रहता है। बहुत बड़ी बात है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि ये आपका एक कोई लोहे की शीट है, कंडक्टर है, अब मैं इस पे चार्ज दे रहा हूं, तो क्या ये चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब अंदर नहीं, तो अंदर नहीं जाएगा। जो भी आप एक्सटर्नल चार्ज देंगे वो इसके ऊपर ही क्या करेगा, रहेगा। इनसाइड वो अंदर नहीं जाता, इसलिए इनसाइड नेट चार्ज जीरो भी आप मान सकते हैं, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है, आपको इसी के बेसिस पे मैंने एक बार बताया भी था कि अगर आपकी बिजली चमक रही है तो आपको कहाँ होना चाहिए। तो कार अगर आप चला रहे हैं तो कार से बाहर चले जाए, कार के अंदर रहे, तो कार के अंदर रहना ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि कार आपको कैसा फील कराएगी, एक हालो आप मटेरियल समझ लीजिए, कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, तो कैविटी बन सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्डिंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्डिंग पॉसिबल है। यानी हम ऐसा घेरा बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की शील्डिंग पॉसिबल है, तो ये है कि नहीं, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं रोक सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप बहुत बड़े लोहे की दीवार लगा दें, आप सोचे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आएगा, तो ना, ऐसा नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की शील्डिंग पॉसिबल नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की शील्डिंग क्या होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है। आप फ्रिज में अपनी मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए, वैसे तो खराब हो जाएगा, तो आप फोन करोगे तो उस पर लगे होगे का नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, कॉल आपकी नहीं लग पाएगी। क्यों, क्योंकि आप फ्रिज क्या, आप एक गोदरेज की अलमारी भी सोच लो और उसके अंदर लॉकर वॉकर होता है, उसमें रख के बंद कर दो, कॉल करोगे तो अगर वो पूरी तरह से पैक है तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैसा काम करेगा, हालो स्फेयर की तरह, और हालो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती। और हमारे अंदर जो ये सब हम लोग बात करते हैं मोबाइल से, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो जरूरी होती है, तो वो नहीं पहुंचेगा तो कॉल हमारा रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है कुछ आपका बिहेवियर था कंडक्टर का इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या चीज होती है? कैपेसिटेंस से मतलब होता है कैपेसिटी। आपको ये बता दूं तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी किस चीज की? चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को पकड़े रहने की, उसके ऊपर रखे जाने की, इकट्ठा करने की। जैसे मैं आपसे कहूं, आप फॉर एग्जांपल ऐसे सुनिए, मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है और हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ही दे देते, क्या दिक्कत है? तो सुनिए, पहला चार्ज मैं लाके यहां रखा, मान लीजिए प्लस क्यू रखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से पहला चार्ज लाके रख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा तो काम बन गया। अच्छा, पहले एक और बात, क्या ये चार्ज इसके अंदर जाएगा? नहीं, अंदर तो नहीं जाएगा। कहां रहेगा? इसके सरफेस पे रहेगा। अभी तो होता है प्रॉपर्टी कि किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दोगे वो उसके क्या रहता है? सरफेस पे रहता है, उसके अंदर नहीं जाता। अब ये सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है, चार्ज आ गया तो दूसरा चार्ज और लाके रखे। अच्छा, एक बात बताओ, जो पहला वाला रखे थे वो पॉजिटिव था, दूसरा वाला जो रखे हो वो भी आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या उसका विरोध करेगा? रोकेगा। रोकेगा तो वर्डन लगेगा तुम्हें करने में, और वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसके अंदर स्टोर्ड भी होता है। बट अभी नहीं निकालेंगे, उससे बाद में उसके बारे में सोचेगा, अभी मैं उसके चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अभी दूसरा मकसद समझाना कि जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे ढेर सारा चार्ज तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ये उस तरह से, जैसे आपसे मैं कहूं कि आप बालू का एक टीला बनाइए, तो आप बनाएंगे बड़ा बनाएंगे, लेकिन आपको डर जरूर लगेगा कि ज्यादा जहां रखे तो एक समय के बाद सब क्या हो जाएगा? ढेर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वही हाल जस्ट ऐसा इसका भी है। आप उसके ऊपर रखे एक चार्ज, दूसरा चार्ज भी जबरदस्ती रख दिए, तीसरा भी रख दिए, चौथा भी रख दिए, पांचवा भी रख दीजिए, एक लिमिट के बाद तो ऐसा होगा कि वो चार्ज अब जैसे आप रखेंगे वो सब ढह जाएगा, सब आपका एयर में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब इधर उधर चला जाएगा, चार्ज खत्म नहीं होता, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, वैनिश हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी भी क्या बोलते हैं, कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज रह पाएगा, कैपेसिटी उसकी क्या होगी चार्ज को होल्ड करने की, उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और ये कैसे निकलता है मैं बता दूं आपको। देखिए, जैसे जैसे किसी चार्ज को आप, कोई चार्ज अगर ऐसे में कहूं हालो स्फीयर है, इस पे कोई भी हमने एक्सटर्नल चार्ज नहीं दिया, नेट चार्ज इसका 0 है, तो इसकी जो पोटेंशियल होगी सरफेस पे वो क्या होगी? 0 होगी। पोटेंशियल क्या होगी? 0 होगी। अगर मैं इसे क्यू चार्ज दे दूं तो इसका पोटेंशियल सरफेस पे आ जाएगा। फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या फार्मूला होता है सरफेस पे पोटेंशियल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। आर उसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं एक और क्यू लग दूं तो 2Q 3Q ऐसे होता है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि जैसे जैसे आप चार्ज देते हो, जैसे जैसे आप चार्ज इस पे रखोगे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल के। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है, और यहां जो कांस्टेंट आता है उसे C, उसे ही क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कहते हैं। तो C डिफाइंड कैसे हुआ? Q/V। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है C, याद रखिएगा, C बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट R को पहचानते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं रेजिस्टेंस पे चर्चा हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी चर्चा उस पर होगी तो इसके समझना आसानी होगी, थोड़े छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस के लिए एक साइंटिस्ट का नाम था ओम्स, उन्होंने दिया ओम्स लॉ, याद है आपको? 10th क्लास वगैरह में पढ़ाएगा होगा। क्या कहता था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर RI, तो R बराबर V/I। यहां से आप यूनिट वायर जो भी निकाल लो। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, सुनो ध्यान से, आप 10th क्लास में अगर अच्छे से पढ़े हो, ध्यान दिए हो, टीचर समझाया है तो याद होगा। R क्या V पे डिपेंड करता है? R V पे डिपेंड करेगा, या जैसे जैसे V बढ़ेगा R बढ़ेगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तुम तो ये गलत है, पर तो मैं ये बता दूं, R V पे डिपेंड नहीं करता, R I पर भी डिपेंड नहीं करता। R किस पे डिपेंड? फार्मूले में है, दिख रहा है V/I, लेकिन R जो है ना V पे डिपेंड करता और ना ही I पे डिपेंड करता। R किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे, जिसे आप बाद में आगे चल के लिखे भी होंगे, R = ρL/A। रेजिस्टिविटी के साथ, ये रेजिस्टिविटी कहलाती है रो, उसके साथ उसका रिलेशन, यानी R जो है वो V और I पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ जाएगा, इस हिसाब से कि रेशियो R क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो R डज नॉट डिपेंड्स ऑन द V एंड I, बट R डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डायमेंशन।
उसके किसी मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उस नेचर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, आल्सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जो कहानी उधर है एकदम वही कहानी ऐसी भी है। जो ये आपका कैपेसिटेंस है, कोई आपसे पूछेगा क्यू पे डिपेंड करता है, आप कहेंगे नहीं। क्या भी पे डिपेंड करता है? नहीं। तो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे, मटेरियल के डायमेंशन के, लेंथ पे, शेप एंड साइज पे कैपेसिटेंस उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, यूनिट की जहां तक बात करें तो इसकी यूनिट तो ओम होती है, या आप इसकी एक और यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा फेमस तो ओम ही होता है साइंटिस्ट के नाम पे। वैसे ही इसका भी है, इसका कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हो, बट इसकी जो ज्यादा फेमस यूनिट होती है वो यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड। ठीक है, फैरेड। तो फैरेड बहुत बड़ी होती है, इसलिए जनरली आपको माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, मिली फैरेड मिला करेगा। एफ से डिनोट करते हैं फैरेड। ठीक है, तो आपकी जो कैपेसिटेंस यूनिट है वो क्या है? फैरेड है। और याद रहे कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्यू एंड वी। ये क्यू एंड वी का रेशियो है। आप जब डेफिनेशन लिखोगे कैपेसिटेंस का तो यही लिखोगे, कैपेसिटेंस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्यू एंड वी, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्यू एंड वी, इट इज डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, ये कैपेसिटी है जो आपको लेक्चर समझाया, ये भी समझा दे, डिपेंड नहीं करता है, ये सारी बातें बता दी। और ये भी कहा कि आपको जनरली माइक्रो में, मिली में मिलेगा। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। मैं आपको जैसे आप कहेंगे कि ये जो फार्मूला है आर का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये तो कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला आपने बता दिया। जैसे आर का ये जनरल फार्मूला है, स्पेशली निकाला गया तो वो आया। तो कैपेसिटेंस का ये जनरल फार्मूला है। अब आप किसी का निकाल के दिखाइए, तो मैं एक स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालने जा रहा हूं। किसका? एक थिन स्फेरिकल सेल। देखिए, ये मिटा दे रहा हूं, डेफिनेशन याद रहे, क्यू बाई भी रहती है, मिटा दे रहा हूं फिर भी याद नहीं चाहिए, क्यू बाई भी होती है। किसका निकाल? वो जनरल बात है। क्या है? बिल्कुल जनरल डेफिनेशन, क्यू बाई भी सी के, यहां लिख ही दे रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सी जो होता है वो क्यू बाई भी होता है। अब मैं निकालना किसका चाह रहा हूं? एक स्पेशल केस में। किसका? एक स्फेरिकल सेल का। एक स्फेरिकल आपका सेल है और आप उसका क्या निकालना चाह रहे हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या है कैपेसिटेंस मैं आपको बता दूं। तो कैपेसिटेंस हो गया, मैं आपको सुनिएगा ध्यान से, आप एक स्फेरिकल सेल ले लें, आपको निकालना क्या पड़ेगा? क्यू बाई भी ना। तो आप सोचेंगे उसका रेडियस है आर। कितना है? रेडियस है आर, और आपने उसे चार्ज दिया क्यू। कितना चार्ज दिया? क्यू। ये सब आपके नोट्स में है जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया, आप वहां सब लिखते रहे, नोट्स कंप्लीट करते रहे। ठीक है, लेक्चर सुनते रहे, नोट्स कंप्लीट करते रहे आप, ताकि जब स्कूल खुले तो नोट्स लिखवाने की टेंशन ना रहे। तो आपने इसे क्यू चार्ज दिया, टोटल क्यू चार्ज दिया, ऐसे हर जगह अलग अलग ना लिखो, नेट चार्ज क्यू दिया अलग अलग जगह देकर। नेट कितना दिया? क्यू। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? दिया चार्ज आपने क्यू, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल, ठीक है, यहां लिखता हूं V, कहां पे? सरफेस पे। पोटेंशियल कितना आएगा बोलिए? फार्मूला याद है आपको? इसी चैप्टर में डिराइव किया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई भी, सॉरी क्यू बाई आर। आर क्या है? रेडियस है। कितना चार्ज दिया गया है? क्यू। पोटेंशियल कितना हो गया? भी मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। आपको क्या चाहिए? सी। तो सी क्या होता है? क्यू बाई भी। तो आप निकाल लो। अब आप क्यू बाई भी करोगे यहां से, तो थोड़ा मैं एक लाइन खा जा रहा हूं। क्यू पर ये जो नीचे रहेगा, ये नीचे क्यू रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आपके थोड़ा सा अक्ल लगाना यार, ये क्वांटिटी अब नीचे लिखनी है भी, ये पूरी क्वांटिटी इसके नीचे लिखनी है। क्यू से क्यू कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। तो जो कैपेसिटी आई एक स्फेरिकल सेल की, किसकी? थिन स्फेरिकल सेल की, वो कितनी आई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। क्या ये V पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये I पे डिपेंड कर रहा है? नहीं ना, नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसा कि आपको रेजिस्टेंस में होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I होता है, बट वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक उसी तरह C जो है Q बाई V होती है, वो जनरल फार्मूला है उसका, बट वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड साइज पे, लेंथ एंड डायमेंशन पे। और आपसे एक स्पेशल मटेरियल का पूछा गया, किसका पूछा गया? आपसे पूछा गया स्फेरिकल सेल का, तो आपने निकाल के लाया, तो कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन
नॉट। अब थोड़ी सी यहाँ टेक्निकल बातें जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बाद आपके अगले टॉपिक का जन्म होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका क्या है, मैं आपको उसकी भूमिका बनाता हूं। यहाँ पे देखिए, हमने अभी आपको एक चीज जो इशारों में समझाई भी थी कि जो सी की जो यूनिट होती है फैरेड होती है, बट वो जनरली फैरेड नहीं होता है, जनरली माइक्रो लिखा जाता है, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। कितनी बड़ी है मैं अंदाजा लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एक हिंट करता हूं। आप सोचिएगा कितनी बड़ी यूनिट है आपकी, कि अगर आप अर्थ सोच रहे हैं, अर्थ कितना बड़ा है पता है आपको? देख रहे हैं अर्थ इतना बड़ा भी स्फेरिकल हम कंडक्टर ले अर्थ इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर ले, यानी जितनी रेडियस अर्थ की उतनी बड़ी स्फेरिकल कंडक्टर की हो जाए, तो भी उसका अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे सी, तो 711 माइक्रोफैरेड, 711 माइक्रोफैरेड आता है, 1 फैरेड भी नहीं आता। अर्थ का, किसका आप कह रहे हैं? हमने अर्थ का आप कंपेयर कर रहे हैं, तो यानी इतनी ज्यादा, इतनी कम वैल्यू होती है, हाँ इतनी बड़ी यूनिट होती है 1 फैरेड। ये अर्थ इतना बड़ा अगर आप लेंगे ना, तो भी आपका 711 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, लगता क्या है कैपेसिटेंस? कैपेसिटर आपको लगता है क्या? मैं आपको बता दूं, पंखे में, बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे, पंखे में, जिसको हम लोग अपने घर के घरेलू लैंग्वेज में कहते हैं हाँ कंडेंसर, की कंडेंसर खराब हो गया। आप कभी कंडेंसर आपका हो पंखे का, उसे निकाल के देखोगे, कभी चेक करोगे तो आपको मिलेगा, उस पर लिखा होगा, कंडेंसर पे लिखा होगा C बराबर 2.5 माइक्रोफैरेड, तो 3 माइक्रोफैरेड लिखा होगा। तो लोग मिस्त्री से आपको हो गया, आपके इलेक्ट्रिक वाले आएंगे तो कहिए, जा कहिए कि 3 वाला दे दिया, 3, ठीक है ना, 3 4, वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, माइक्रोफैरेड यूज नहीं करते यूनिट वगैरह, वो कहते हैं 2.5 के, 3 के, 3.5 के कह लेते हैं जहां। तो अक्सर होता है घरों में, पावर पड़ जाती है आपका पंखे में, अगर धीमा चल रहा है, आप सोचते हैं तेज चलाना है, तो अगर 2.5 का लगा हुआ तो उसे हम 3 कर देते हैं, 3.5 कर देते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग हिसाब से आते हैं, तो ये पंखों में लगाया जाता है। तो अभी बहुत सारे डिस्कशन आपके बाकी है, तो वो सारी बातें भी धीरे धीरे होंगी। तो ये तो आपको अब मैं समझाया, ये था, एक भूमिका बनानी थी मुझे कैपेसिटर की। किसकी? कैपेसिटर की। और वो क्या है, वो ये कह रहा है कि देखिए सर, अगर आप अर्थ इतना बड़ा भी ले लेंगे तो आपके 711 आएगा। तो जरा सोचिए जो पंखे में है वो कितना होना चाहिए, वो 2.5 माइक्रोफैरेड हो जा रहा है, तब भी वो भी 3 माइक्रोफैरेड हो जा रहा है। अरे कूलर वगैरह में तो आपके 10-10 11 माइक्रोफैरेड लग जाते हैं, बड़ा बड़ा जो कूलर वगैरह होता है। तो 711 तो और जितना बड़ा होगा, तो उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग सोचे पंखे वाला कूलर वाला, तो उसको तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत कम होना चाहिए था। तो क्या हमने किया, तो वो टेक्निक है। कैपेसिटर क्या है मैं आपको बताता हूं। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है। कैपेसिटर कोई बहुत नई चीज नहीं है, मैं बता, एक अरेंजमेंट है, किसी कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। किसी कंडक्टर का क्या चीज? अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा उसको रख रखाव, ऐसा उसको रखा जाए ऐसे तरीके से, डिजाइन से दिमाग लगा के, कि उसकी कैपेसिटी क्या हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है यार। कैपेसिटर क्या है? अरेंजमेंट है। किसी कंडक्टर को ऐसे रखा जाए, उसमें एक कंडक्टर नहीं आते, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर आ जाते हैं, प्लेट्स को ऐसे रखा जाए कि कैपेसिटी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसा कि हम पंखे वगैरह में करते हैं। तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? कैपेसिटर। क्या देते हैं? कैपेसिटर। और अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये था क्या? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और आपसे कोई पूछ दे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो वो बदलेगा थोड़े नहीं। कैपेसिटर बनता तो मेटल का ही है ना, कंडक्टर का ही है। वो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर भी क्या होगा? Q/V होगा। आप डेफिनेशन वगैरह देखे होंगे, आपके एनसीईआरटी में होगा, एसएलओरा में होगा, ये भी लिखा है एक टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। और उसके बाद आगे फिर आपको पढ़ाया है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का भी जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? Q/V ही होगा, क्योंकि वो भी बना किससे? कंडक्टर से। कैपेसिटर में क्या खास बात है ये बताइए। कैपेसिटर में ये खास बात है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब 1 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड होता तो वो भी कमी है, लेकिन इन जो हम सोच रहे हैं उस नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। और कैसे किया जाता है, कैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाता है, ये मुझे लगता है अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत हो गया, तो थैंक यू, गुड बाय। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, और वो रहेगा क्या? कैपेसिटर, जिसकी भूमिका आज हमने आपको बना दी है।